बड़ा बात है डॉक्टर साहब। मिड टर्म से पहले जंग छेड़ने वाले मतलब ये प्रेसिडेंट ज़रूर हैं, और जंग में वो ये भी तो हो सकता है कि इससे वो कहें कि मैं एज ए विक्टोरियन नज़र आ रहा है, विक्ट्री पूरी अपनी शो करके, वो मिड टर्म में हम जिसे कह रहे हैं कि उनको नुकसान हो सकता है, वो गेन भी तो कर सकते हैं। और अमेरिका में बिल्कुल अलग से चीज़ नज़र आ जाए, जिसके लिए हमने माजी में भी देखा है कि जिस तरह से ट्रंप की इलेक्शन की कैंपेन हुई, जिस तरह से वो कामयाब हुए प्रेसिडेंट ट्रंप। देखिए, सदर ट्रंप जो है ना, वो अपने आप को एक ऐसी मर्क्यूरियल शख्सियत के तौर पर समझते हैं जो कुछ भी कर सकते हैं और उनके ख्याल में उनकी जबान से निकला हुआ हर लफ्ज जो है वो हरफ आखिर होना चाहिए जी। पहली जो उनका दौरे हुकूमत था उसके अंदर वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस और कुछ ऐसे एहलकार मौजूद थे जो किसी हद तक उनको रिस्ट्रेन किया करते थे। इस दफा उन्होंने पूरी टीम ऐसे सिलेक्ट की है जो हर वक्त उनको ये बताते रहते हैं कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और ये तमाम लोग वो हैं जो बहुत ज्यादा प्रो इजराइल हैं। अब जिस वक्त सदर ट्रंप अपनी नॉमिनेशन एक्सेप्ट कर रहे थे रिपब्लिकन नेशनल कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से, और उस वक्त वो ये दावे कर रहे थे अपने इलेक्टोरेट के सामने कि मैं जिस दिन व्हाइट हाउस में आऊंगा मैं उस दिन पहले दिन कीमतें भी नीचे ले आऊंगा और गजा और यूक्रेन की जंग भी बंद करवा दूंगा, उसी वक्त उस स्टेज से ये नारे लग रहे थे गजा की जंग के बारे में, इसराइल के हक में कि फिनिश द जॉब। लेकिन उसको लोगों ने उस तरह से खातिर में नहीं लाया, उसको नजरअंदाज किया, और मैं बड़ा हैरान हुआ कि नौजवानों ने और जो तारिकीन वतन हैं जो आमतौर पर वोट नहीं करते रिपब्लिकन पार्टी के लिए, उन्होंने भी उनके लिए वोट किया। अब जब उनको 1.25 साल व्हाइट हाउस के अंदर हो गया है, वो अपने वादे उस तरह से नहीं कर पाए पूरे, और इस जंग के शुरू होने से पहले जो 2025 का आखिरी क्वार्टर था उसमें सिर्फ 0.6% से यूएस इकोनॉमी ग्रो की थी। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि वो अपनी नाकामियों का मलबा मुल्क से बाहर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे, और अपनी उस कोशिश में वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। जो कुछ वेनेजुएला में उन्होंने किया वो ये नहीं इदराक कर पाए कि जो ईरान के डायनामिक्स हैं वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और जनरल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि उस वक्त जो ईरान के अंदर मुजाहरे हो रहे थे अपनी हुकूमत के खिलाफ, जो उनके इंटरनल डायनामिक्स थे, शायद उससे कहीं अमेरिका को यह ख्याल हुआ कि हम इसे अपने हक में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो तमाम लोग जाहिर है कि रैली हो गए अमेरिका के खिलाफ और इस जंग में इकट्ठे हो गए हैं। अब इस वक्त ये सूरत हाल है कि अमेरिका ना आगे हो सकता है ना पीछे हो सकता है ना, और ये गलती वो पहली दफा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने वियतनाम में ये किया, कोरिया में ये किया, इराक में ये किया, अफगानिस्तान में ये किया कि वो न सिर्फ उन जंगों में गए बल्कि उसको जरूरी तौर पर तवील करते गए, और बिला आखिर जो है वो उन्हें हजीमत उठाकर वहां से गुजरना पड़ा। अब ये जो ऑप्टिमिज्म हमारे यहाँ जाहिर किया जा रहा है कि शायद ये दोनों फरीक अगर मुज़ाकरात की मेज पर आ जाएंगे तो हम जल्दी किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे, मुझे ये थोड़ा सा जो है वो हेस्टी लगता है, मुझे ये नजर नहीं आता। स्टीव विटकॉफ जो है फॉर इंस्टेंस, वो चीफ निगोशिएटर थे सदर ट्रंप के यूक्रेन और गजा की जंग के अंदर भी, लेकिन उसके बावजूद 4 साल हो गए हैं वो जंगें हमें खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही हैं, और इसराइल बार बार जो है वो सीज फायर की कोशिशों की खिलाफ वर्जी करता है, जो वो यहां भी करता हुआ नजर आ रहा है। सदर ट्रंप ने पिछले एक हफ्ते में 3 दफा दोहराया है कि जी वियतनाम की जंग तो 18 साल जो है वो रही थी, और अभी तो मुझे सिर्फ चंद हफ्ते हुए हैं। यानी उन्हें भी शायद कहीं ना कहीं ये एहसास होना शुरू हो गया है दैट दे आर इन फॉर द लॉन्ग हॉल। जो आप उनकी कमजोरियों का जिक्र कर रहे हैं वो खुद उन कमजोरियों को मानने के लिए तैयार नहीं है। जब उनसे ये सवाल होता है कि कीमतें ऊपर जा रही हैं, वो ये कहते हैं कि ये बहुत स्मॉल प्राइस है जो हमें पे करनी पड़ेगी अमेरिका के फ्यूचर के लिए। सो ये बड़ा उलझा हुआ मामला है। तो ये आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो बयानात हैं जनरल साहब, मैं वो आपसे जानना है, वजीर जंग के बयानात भी आपके सामने हैं, ट्रंप का लहजा, उनका मूड वो भी आपके सामने है, फिर ईरान से भी सख्त किस्म के जवाबात जो हैं वो आ रहे हैं। ये तमाम तर चीज़ें, एक दफ़ाई अखराजात बहुत बड़े हैं अमेरिका के अंदर जंग के हवाले से। ये एक तरफ जंग वो करना चाहते हैं, सख्त लहजे हैं, दूसरी तरफ ये मामलात भी हैं, इतनी बड़ी डील वो कर रहे हैं।
मुझे तो स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो एस्केलेशन की तरफ जाएंगे। ये जो एस्केलेशन की बातें होती है ना जी, बेसिकली जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी का ट्रेड अटैच है विद प्रेसिडेंट ट्रम्प, और जिस तरीके से पीट हेगसेट जो है वो तो खैर वैसे सेक्रेटरी फॉर वॉर है तो उनकी स्टेटमेंट्स ऐसी ही आनी चाहिए। एक तो सेक्रेटरी फॉर वॉर है नंबर 1, और फिर वो एंकर भी रहे आपकी तरह, तो वो अग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो वो होना भी चाहिए क्योंकि मिलिट्री पोस्टरिंग ऐसी होती है। जहां पे आईआरजी के जो बयानात आएंगे तो वो भी इसी तरह के मिलिट्री पोस्टरिंग के होंगे, वो कोई फूल या तोहफों वाले नहीं होंगे। तो मिलिट्री दैट्स हाउ द मिलिट्री प्रेसर्स आर एंड प्रेस ब्रीफिंग्स वो करते हैं और अपनी पोजीशंस देते हैं। बट हैविंग सेड दैट, मुझे इमीडिएटली एस्केलेशन की तरफ ये ले जाते हुए, यस कॉस्ट ऑफ वॉर है। अमेरिकन लोग जो सड़कों पे निकले हुए हैं, जो न्यूयॉर्क में फंड पीपल नॉट बॉम्ब्स की शर्टें पहन के निकले, तो वो यही कह रहे हैं कि जी हमारा पैसा उधर ना लगाया जाए। फिर थोड़ा सा ये जो वॉर का बिल है जो अप्रूवल लेना है उसके भी टाइम थोड़ा सा क्लोज हो रहा है जी। गो के अगर वो रिजेक्ट भी कर देते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प को, वॉर की परमिशन नहीं भी देते, तो फिर भी 30-40 होंगे। बट ये चीजें अभी स्क्वीज हो रही हैं टाइम लाइन के अंदर, तो आई थिंक सेंस शुड प्रिवेल। लेकिन अगर एस्केलेशन की तरफ जाएंगे तो जैसे मैंने बताया फिर हम क्यास की तरफ जाएंगे, फिर ईरान के भी कंट्रोल में नहीं रहेंगे। वॉर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एस्केलेशन का कंट्रोल आपने अपने पास रखना होता है, ना कि एनिमी को देना होता है। तो आई थिंक दोनों को चाहिए कि अपने एस्केलेशन का कंट्रोल अपने पास रखने के लिए वो कोशिश करेंगे कि वो अपने पास ही रखा जाए। बाकी ये वॉर मॉन्ग ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं, सेबर रैटलिंग होती है, ये चलती रहती है। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वी ऑल आर नॉट प्रिवी कि क्या डिस्कशन हुई हैं, क्या पॉइंट्स हैं, तो दैट्स वाई एक गेस हो रही है, स्पेकुलेशंस हो रही हैं। यस देखिए ना, हु कुड थिंक 3 दिन पहले के ईरानियंस आ जाएंगे और फिर कल 10 साढ़े 10 बजे उन्होंने लैंड भी कर दिया। बिल्कुल सर, असल में जो करेंगे ये बयानात भी जो है वो साथ ही साथ जारी और सारी रहते हैं। लेकिन एक चीज़ नाज़रीन बड़ा अहम है, और वो है इस वक्त इराक़ची साहब का दौरा वो ख़त्म हुआ, वो वापस चले गए हैं, लेकिन उनका ट्वीट बड़ा एक हौसला अफजा इस हवाले से था। लेकिन अमरीकी वफ़द जो अभी तक फैसला नहीं हुआ कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, अभी तो इनकार ही है कि वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो कब तक आएंगे ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैठना, बात करना, मुज़ाकरात, उसके बाद एक अमन के लिए राह निकालना वो ज़रूरी है। पाकिस्तान अपनी कोशिशें जारी और सारी रखे हुए। जनजाद साहब, आपसे आगाज़ करते हैं कि ये आबना हुर्मुज़ खोलने का मामला अमरीका चाह रहा है कि खोल दिया जाए, ईरान भी किसी चाहता है कि ये खुल जाए क्योंकि ईरान का एक बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन ये जो नाकाबंदी है और अमेरिका का जो जिस किस्म का रवैया है और ख़ास तौर पर ट्रंप का मूड है, ये आपने हुर्मुज़ खुलता हुआ नजर आएगा, खोला जा सकेगा? देखिए, इस वक्त तो अगर डायलॉग को उन्होंने दोनों ने डिसाइड कर दिया अपनी तरफ से कि जी हमने इस ऑफ रैंप को लेना है और डायलॉग को मौका देना है, तो फिर तो अपना हुर्मुज़ तक रिस्ट्रिक्ट रहते हुए इसको खोल सकते हैं जी। सही, और खोलना पड़ेगा, दोनों को खोलना पड़ेगा। बट अगर अमेरिका ने जिस तरीके से अभी जो कंक्लूजन निकाला हुआ है कि इकोनॉमिक स्ट्रेंगलिंग करे वो ईरान की, ताकि ईरान के अंदर से लोग उठ खड़े हों, उन्होंने बहुत सी बाकी सारी चीजें ट्राई कर ली,